नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज्यादा, 350 पॉइंट की गिरावट आई थी। तो आज क्या हुआ ऐसा और क्यों मार्केट ड्रैग करे? अभी देखिए, हम लोग ऊपर के लेवल पे टिक ही नहीं पा रहे। ऊपर जाते हैं कहीं ना कहीं ना 25,800 या 26,000 जाते हैं और वापस ड्रैग होके नीचे आ जाता है। ये दिखा रहा है ना, कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ऑफ कोर्स एफआई का सेलिंग प्रेशर है। अगर आप देखें तो हर एक ऊपर लेवल पे एफआई सेल करे। हाँ, परसों जब एक अच्छा डेटा आया था, कुछ 3-4 हजार करोड़ एफआई ने बाइंग की, इवन डीआईए ने बाइंग की, तो लगा कि क्या कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन वापस 2 दिन अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है। आज भी लग रहा है, ऑफ कोर्स डेटा अभी तक आया नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। तो ये क्यों है? क्यों एफआई सेल कर रहे हैं यार? एक सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको इंडिया महंगा लग रहा है। एज सिंपल एज इट। अच्छा, बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। आपके बहुत सारे स्मॉल केस रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हमारा जो नया पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर नो हमने 300 रुपये में लॉन्च किया, तो उसकी भी लिंक दे दी गई है। मैं एंड में वो भी कवर कर लूंगा, ठीक है? तो क्यों, प्लीज क्वेश्चंस अपने डाल दीजिए। तो चलिए बात करते हैं एफआई। तो एफआई का सेलिंग प्रेशर क्यों है? देखो, एफआई की सेलिंग प्रेशर इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि बाकी सब कंट्री के सामने हम लोग महंगे हैं। अभी भी हम लोग, हमारा 20-21 का पी चल रहा है, जबकि ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया और सब 15-16 के पी पे मिल रहे हैं। यानी रिलेटिवली महंगे। तो अगर आप रिलेटिवली अगर महंगे होते हो तो आपको उस तरह का रिजल्ट देना पड़ता है, एक अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है। और वो अभी तक आया नहीं। पीछे क्वार्टर का रिजल्ट ओके था, कुछ शानदार नहीं था। हाँ, अगर आप देखें तो बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर अच्छे चले, कुछ होटल्स और हॉस्पिटल्स। ओवरऑल इतना कुछ खास नहीं था, और वही मार्केट को यानी एफआई को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक ऑफ जब अप्रैल से जब रिजल्ट आना चालू होंगे, सबसे पहले तो भाई हमारे दिग्गज इंफोसिस, टीसीएस, उनके रिजल्ट आएंगे तो वो क्या आते हैं। तो अभी लेकिन उसमें आने में अभी ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है। अभी ये फरवरी महीने तो खत्म होने आया है। तो वहां तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो जो इंडिया, सॉरी, यूएस और ईरान के बीच में टशन चल रही ना, कि भाई यूएस चाहता है कि भाई ईरान नो डील साइन करे, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे ये वो, और ईरान साइन नहीं कर रहा है। क्योंकि ईरान चाहता है कि उनके पास कुछ फ्रीडम हो, कुछ एनरिचमेंट का। और जबकि यूएस को ईरान पे भरोसा नहीं कि भाई इनको उंगली दे देंगे तो पूरा हाथ ले लेंगे। ऐसी बात है, क्या पता है वायलेट करके फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना दें। और ईरान कहता है कि भाई हमें पावर सेक्टर के लिए और कुछ कुछ सेगमेंट के लिए हमें एनरिचमेंट करने दो। तो वो भी एक चीज है कि जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही है। और आप देखो तो ईरान के आजू बाजू पूरी, कहते हैं ना कि उन्होंने सेना लगा दी है यार, नो, अपने फाइटर जेट लेके लगा के, इवन वॉरशिप लगा के बैठे हुए सी थ्रू। तो क्योंकि क्या है कि अपने भी पता है कि जो पोर्ट ऑफ हॉर्मुज है उसके थ्रू नो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 20% लॉजिस्टिक वहां से जाता है, सी रूट के थ्रू। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और उसके वजह से ईरान बचा हुआ है ऑनेस्टली नो। वो बहुत ही वो बहुत ही, क्योंकि अगर वो अगर बंद हो जाते हैं तो पूरा घूम के आना पड़ता है, जिससे आई थिंक 1.5 दिन की जर्नी ज्यादा बढ़ जाती है, 1 या 1.5 दिन की। तो अभी देखना पड़ेगा वहां क्या होता है। लेकिन वही हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि अभी है, ये कितने टाइम से चल रहा है। अब वापस नेक्स्ट वीक वियना में कुछ मीटिंग होने वाले, इस बार कुछ ओमान ने नो मीडिएटर है, तो ओमान ने बोला है कि बातचीत आगे बढ़ी है। लेकिन ये आगे बढ़ती रहती है, इसका कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कुछ होने वाला है, क्योंकि लोग, जो मार्केट को डर है कि अगर वहां कुछ नेगेटिव आया तो एक तरह की वॉर सिचुएशन आ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के पास ऑलरेडी प्लेट में बहुत कुछ है। वो ऑलरेडी अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां जैसे आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ नाबूद कर दिए, तो भाई अभी कांग्रेस को मनाना पड़ेगा, 150 दिन में सब कुछ करना पड़ेगा। ये जो 10% लगा है, और 15% तक उन्होंने बोल दिया, लेकिन एक्चुअली तो अभी 10% लगा है। तो बहुत कुछ है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान की तरफ जाएंगे। और ईरान एक छोटा कंट्री नहीं है। ईरान एक कंट्री है जिसके पास अच्छी सेना है। वो वेनेजुएला नहीं है कि भाई ऐसे ही उठा लिया, या ग्रीनलैंड भी नहीं है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एस्केलेशन, लेकिन इससे क्या होता है, ऑयल में जंप आ जाता है। अभी 71 के आसपास है, कुछ होता है तो शायद वो 72-75 की तरफ मुड़ेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो फुल फ्लेज वॉर तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन वो मार्केट के दिमाग में वो टेंशन भी घूमता रहता है कि भाई ये है। दूसरा एक चीज जो है वो है एआई का। एआई का बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है भाई साहब। यूएस में देखो ऊपर नीचे हो गया है।
हर रोज कोई ना कोई, कभी एंट्रोपिक ने ये पब्लिक प्लगइन लॉन्च किया, कभी वो किया, या नो ओपन एआई ने ये किया। हर रोज कुछ ना कुछ आते रहते हैं और कोई ना कोई बड़े स्टेटमेंट आते रहते हैं। उसके वजह से भी अगर आप देखो यूएस में बहुत ऊपर नीचे है। कल क्या हुआ, एनवीडिया ने रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई, एनवीडिया ने एक चीज बोली कि भाई एनवीडिया सॉफ्टवेयर को, सॉरी एनवीडिया क्या, ये सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं करेगा, वो एक टूल है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन समहाउ एनवीडिया ने एक बड़ा कैपेक्स जाहिर किया कि भाई हम लोग इतना इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मार्केट को वो डर है कि क्या भाई सही में यार आप सब लोग इतना कैपेक्स डालते जा रहे हो, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में और एआई इकोसिस्टम में, क्या आप इतना प्रॉफिट कमा पाओगे? और वो देख के ये एनवीडिया 5 से 6% गिर गया। अभी वही डर है, क्योंकि अगर आप देखो तो यूएस में ऑलमोस्ट जैसे 2030 तक नेक्स्ट 4 साल में वो ऑलमोस्ट कहते हैं यूएस 4 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने वाला है। इतनी तो भाई इंडिया की इकोनॉमी है। लोगों को यही डर है कि क्या ये बड़ा बबल फैला है, क्या ये बबल फटेगा तो कैपिस.com बबल जैसी हालत होगी या 2008 जैसी हालत होगी। अब वही डर है, और उसके वजह से थोड़ी एक न्यूज आती है और ये सब स्टॉक गिर रहा है। बहुत वॉलेटिलिटी यूएस में ऐसा ही, अगर गिरता है तो 5-10% ऊपर नीचे हो जाता है। और वही फिक्र रहती है सबको कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आगे जाके भी आपको यहाँ नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नास्डैक गिरता है तो भी हम नहीं बख्शेंगे, हम भी गिरेंगे। यूएस गिरता है तो हम भी गिरेंगे, तो वो भी एक डर है। ऊपर से क्या हुआ है कि यूएस फेड जो बोल रहा है कि जो नए फेड चेयरमैन अपॉइंट हुए, उन्होंने तो क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। और ऐसी आशंकाएं भी है कि भाई या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कम तो नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ है कि ये टैरिफ की वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेशन वहां बढ़ चुका है। तो अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट वो लोग कम करे। तो वो अगर होता है तो जो सप्लाई होती है इंडिया की तरफ वो नहीं आती है, तो वो भी एक नेगेटिव चला जाता है इंडिया के लिए। क्योंकि एफआईआई फिर क्या होता है कि वहां अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो पैसे ले जाती है, तो एफआईआई और सेलिंग करेंगे। अभी देखिए अगर हम लोग मार्केट में देखें तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोमेस्टिक का स्टेक बढ़ गया, अभी कुछ 19% के आसपास है, जबकि एफआई का स्टेक कम होके ऑलमोस्ट अभी 15-16% रह गया। जो पहले एक समय पे 21% था तो उनका कम हुआ, और डीआई कुछ 8-10% था, उनका 19 से 20% हो गया है। लेकिन उनकी सेलिंग आती है तो फर्क तो पड़ता है। डीआई जितना भी बाय कर ले वो मार्केट को सस्टेन कर रही है, लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जैसे मैंने बोला कि अर्निंग सीजन प्लस एफआईआई का आना बहुत ही जरूरी है। अर्निंग सीजन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, और एफआईआई को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उनको प्रॉफिट 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 दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो नहीं आएंगे। वो बोलेंगे भाई तुम्हारे थोड़े से प्रॉफिट में मेरा क्या मतलब है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, जो करेंसी में वीकनेस होती है, उसका भी इम्पेक्ट उनको पड़ता है। अगर एक बात समझो, पहले वो 80 रुपीज में आते थे, अभी ये 90 हो गए, यानी 11-12% का तो ऑलरेडी इनका प्रॉफिट ऐसे ही कम हो जाता है। अब वो कमाते हैं 10-15, तो उसमें से जो करेंसी इन्फ्लुएशन जो फ्लक्चुएशन होता है उसके वजह से चला जाता है। तो ये सब चीजें भी एफआई को तंग करते हैं। तो वो मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि जब तक अर्निंग सीजन ठीक नहीं होगी तब तक वो आएंगे नहीं। ठीक है, ऊपर से ये ईरान और यूएस का डिले, और ऊपर से जो ये एआई का है, एआई का इम्पैक्ट इंडिया में भी आ रहा है। हाँ चलो, आज 2 दिन से कह सकते हैं कि नो टीसीएस इन्फोसिस सब ऊपर जा रहे हैं। थोड़े जो एनवीडिया ने स्टेटमेंट दिए ना उनके सीईओ ने कि भाई सॉफ्टवेयर किल नहीं होगा, तो उसका वजह से भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन पता नहीं ना कल क्या होगा। रीजन मैं बताता हूँ। अब एंट्रोपिक ने इन्फोसिस के साथ डील की है भाई, 2 साल बाद या चलो 5 साल बाद उनके जो टूल सब जगह लग गए, फिर इनका इन्फ्लुएंस जो होगा और रिलेवेंस जो होगा, सॉरी, इन्फोसिस का कम हो जाएगा ना, तो वो उस तरह से मार्जिन नहीं मिलेंगे, उस तरह से बार्गेनिंग पावर नहीं होगा इन्फोसिस का जो पहले होता था। तो ये सब समस्याएं होगी आईटी इंडस्ट्री में। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एआई हर जगह घुस रहा है, ये हर डिपार्टमेंट में हर सेक्टर में घुस रहा है। अभी बातें चल रही है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो अपने इटरनल है, स्विगी है, वहां भी एप्स ऐसे बनेंगे और एआई आ जाएगा तो और अच्छी तरह से काम होगा।
फिर कहते हैं हॉस्पिटल्स में एंटर होंगे, हॉस्पिटल्स में भी ऑपरेशंस वो करेंगे एंड ऑल दैट, पर ठीक है अभी टाइम लगेगा। तो लेकिन हर जगह इवन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी आ चुके हैं कि भाई डीसीएफ मॉडल, पूरा कहते हैं ना कि एसेट, जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पूरे पूरा काम वो कर सकते हैं, यानी पूरे मॉडल्स बना सकता है, रिसर्च रिपोर्ट्स बना सकता है। वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी तबाही मचा दी है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो वो तो हर जगह घुसेगा। तो इसलिए आपको भी और हमें भी अपने स्किल्स बढ़ाते रहने पड़ेंगे और देखते रहने पड़ेंगे। आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे गाइस। डेटा तो अपने आप आ जाएगा, स्ट्रक्चर वे डेटा आ जाएगा, इंफॉर्मेशन तो इतनी सारी है अभी मार्केट में। द ओनली थिंग इज आप क्या जजमेंट लेते हो, क्या फ्यूचर कैसा है, पास्ट कैसा था, अभी फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उस सब पे ही होगा। जैसे और मी ऑल्सो गाइज, मेरी ऑफ कोर्स सीए की पूरी रिसर्च टीम है, लेकिन एट द एंड जितने मेरे को रिसर्च एनालिस्ट आए तो उससे काफी कम रखे हैं मैंने, क्योंकि काफी हद तक काम एआई कर रहा है। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है जजमेंट देना। मेरा काम है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना कि यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोग उसके लिए हमारे पास आते हैं। करेक्ट, तो वैसा ही है। आगे जाके आपकी जो एनालिटिकल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, वो बहुत ही काम लगेगी। चले यार, कहाँ से कहाँ चले गए, मार्केट के बारे में बोले तो यहाँ आ गए। लेकिन इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ है तो यहाँ से, अच्छा आप बोलोगे अब यहाँ से कितना और नीचे गिर सकता है। यार देखो, मुझे नहीं लगता है, कहीं ना कहीं बाइंग आएगी। और आप कह सकते हो कि वो बाइंग इसलिए आती है कि थोड़ा इंडिया का मार्केट इतना भी खराब नहीं है। कहीं ना कहीं आप डीआई की बाइंग आओगे, और एफआई क्या करते हैं, ये 25,000 26,000 के बीच में खेलते हैं। 25,000 के पास आते हैं हम लोग, वापस एक बाइंग आती है, फिर 26,000 पे वापस एक सेलिंग आती है। तो मुझे बॉटम यहाँ से 300 400 पॉइंट शायद हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग रहा है। अनलेस अनलेस कोई वॉर हो जाए और बात हो जाए तो बात अलग है, जो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं संभलेगा, लेकिन क्या ये सही टाइम है बाय करने का? 100%, 100% ये सही टाइम है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में, लेकिन फंडामेंटली डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स में डालिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में अभी भी पता नहीं कि कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी। आप देखिए कि जिस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट में, जैसे टेक्सटाइल हो, वो बीच में बढ़ा था वापिस नीचे आ गया, तो वो जो पेन था 5 6 महीने का, उसका वो पेन हमें अभी दिखेगा ओवर द टाइम। ओके, ये 2 3 क्वार्टर में। और अभी भी क्लियर कट नहीं है, पता नहीं कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है, कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा, और सॉरी कितना एक्सपोर्ट होगा कितना नहीं होगा, कितना ऑलरेडी इनके क्लाइंट चले गए तो वही उस टाइप का एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, पीएनएल पे कैसे इम्पेक्ट आएगा। तो थोड़ा केयरफुली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में ना करो तो ही बेटर। आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर में करोगे तो वो बेटर होगा, जब बैंक्स एनबीएफसी और वहां सब, आई थिंक तो भी ठीक लग रहा है कंपेरेटिवली। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ एक के बाद एक, और जैसे मैंने बोला आप हमारे स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर, जय दत्ता सर जी, एफएल इंडिया के शेयर्स मेरे पास से धीरे धीरे कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। एफएल, यार एफएल वही है कि देखो स्टॉक तो था यार, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि एफएल 3i लिमिटेड की बात करें ना, अब ये स्टॉक गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। और यहाँ ये भी एआई से डायरेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है। और अभी भी मैं अगर देखूं 44 का पी है, और ठीक है, इतना कुछ सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में वैल्यूएशन से मैच नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से दूर रहो तो बेटर रहेगा। आई थिंक अभी भी यहाँ वीकनेस रहेगी, क्योंकि ये पूरा पूरा जो एरिया है, जो सेक्टर है ना, क्योंकि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी होनी, यहाँ इम्पेक्ट आएगा, तो यहाँ से दूर रहे तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। एम्बर कहाँ गिरा है? एम्बर, एम्बर में क्या करना है? ओके, ये किसका क्वेश्चन था? निधि आर्ट। ओके, निधि आर्ट का क्वेश्चन है कि भाई एम्बर में क्या करना है। वेल, एम्बर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। कंपनी अच्छी है, डाइवर्सिफाइड है, और अच्छी खासी अभी रिकवरी भी आ रही है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आप इन सब स्टॉक्स में ध्यान रखें। मैं काफी नो बुलिश हूँ ईएमएस सेक्टर में, तो यस, एम्बर एक ऑफ कोर्स 7% ही डाउन है, और आगे जाके ठीक ठाक परफॉर्म भी कर सकते हैं। और वही अच्छा खासा गिरा था और बहुत ही अच्छी रिकवरी आई उसमें। वही होता है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यस, ये भी अच्छा है, लेकिन अभी लास्ट
क्वार्टर थोड़ा लॉस था तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ रख सकते हैं। ओके, आई हैव 161, आई एम लूजिंग। कौन है? दिनेश भाई मोदी 3884। वेल, 1 मिनट। 361 यार, देखो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, और अगर देखे तो नो कहीं ना कहीं इनकी रिकरिंग इनकम आती है, HNI क्लाइंट से होते हैं, तो ये स्टेडी परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। और कहते हैं ना कि ब्रोकिंग हाउस की तरह वो नो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, लेकिन स्टेडी रिटर्न। तो इफ यू आस्क मी ब्रोकिंग बिजनेस अच्छे है या वेल्थ मैनेजमेंट, तो आई आई ऑलवेज गो विथ वेल्थ मैनेजमेंट। तो आप रख सकते हैं, कोई मुझे यहाँ दिक्कत नहीं लग रही। राजीव नाथ, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा इसके बाद देख लेते हैं। अमेरिका इन्वॉल्व दिस AI। अच्छा AI, देखो यार, मैं आपका क्वेश्चन ही सोच रहा राजीव राजन, लेकिन एट देन आप ये बोले कि अमेरिका की वजह से हो रहा है। देखो अमेरिका इज अ प्लेस वेयर ऑल द इनोवेशंस हैपन, और यहाँ भी वही हो रहा है। और आई थिंक हम लोग काफी लेट हो गए AI को एडप्ट करने में। जो HCL के मैनेजमेंट ने बोला ना कुछ दिन पहले, वी वर लेट, लेकिन वही प्रॉब्लम कि हम लोग यही है, बायबैक और बोनस के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा आ जाता है। तो वी आर फार बिहाइंड, एंड अमेरिका उसलिए आगे निकल गया। चलिए लास्ट कहते हैं क्वेश्चन ले, सुमित गुप्ता 4210, IFC 1000 शेयर 120 में क्या करे? भाई IRFC गाइज, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मुझे थोड़ा टफ लग रहा है यहाँ, हाँ नो, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन है एंड ऑल दैट, और इस बार जो एक अच्छी खासी सेलिंग आई OFS की वजह से, तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ IRFC के लिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू देयर, बाय।